फार्मिंग का पेपर खोल दिया है, बच्चे काफी हरास हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई भी काम ठीक तरह से नहीं करती है, यानी कि गंभीरता ही समाप्त हो गई। +2 का इंग्लिश का पेपर जो है जिस प्रकार से खोल दिया, खोलना शायद 10th का था और उसकी जगह जो है वो +2 का खोल दिया। उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाखों बच्चों के जो एक मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजरते हैं। जब परीक्षा का दौर होता है, परीक्षा का एक तनाव होता है और उस तनाव में सरकार ने और ज्यादा तनाव उनके ऊपर बढ़ा दिया। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश में वैसे भी शिक्षा का स्तर पिछले 2 सालों में निम्न स्तर पर गया है। आज तक कभी भी ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की नहीं बनी जो वर्तमान में बनी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर एक तरह का लीक होने का मतलब यह कि उसको समय से पहले खोल देना, तो लीक ही हो गया वो। अब अगली तारीख उसकी तय होनी है और स्वाभाविक रूप से उन बच्चों का सारा शेड्यूल जो है, जो बना होता है, जो एग्जाम के लिए हर एक चीज का लेकर के बच्चा प्लान करता है, क्योंकि भविष्य से यानी कि कैरियर से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। +2 में जब बच्चा पहुंचता है तो वो कैरियर स्टेज पर होता है और उस स्टेज पर जब इस तरह की घटना हो जाती है, इस प्रकार की लापरवाही हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इसका असर होता है तनाव की वजह से। और यहां तक कि जो पेरेंट्स जो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए सारा काम छोड़ करके लगे होते हैं, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का यह क्रम लगातार चलता जा रहा है। जहां सोचे समझे काम किए जाते हैं, सोचे समझे बिना काम किए जाते हैं, सोचे समझे बिना ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण प्रदेश की जनता को परेशानी के दौर में से गुजरना पड़ता है। और इस प्रकार से बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने ये +2 के सभी बच्चों का, जिनका पेपर जो है वो रद्द हो गया। रद्द होने के बाद अब नए सिरे से अगली तारीख तय होगी। सर, इसके अलावा आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है लगभग, और महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता जो महसूस की जा रही है, उस दृष्टि से सरकार हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर ही रही है। ऐतिहासिक फैसला उस दृष्टि से पूरे देश भर के लिए किया गया, जो बहुत लंबे समय से एक पेंडिंग मांग थी, चर्चा होती थी, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था, वो था महिला आरक्षण का। अगर महिला आरक्षण का बिल को राज्यसभा में, लोकसभा में पारित करने की हिम्मत और हौसला अगर दिखाया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बधाई देता हूं उनको और महिलाओं को बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं ये भी कहूंगा, आज जनहित में जितनी भी योजनाएं चली हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उस तरह से महिलाओं के रोल को और सशक्त करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। 33% आरक्षण की अगर हम बात कहें, उसके साथ साथ में हम ये भी आने वाले समय में इस बात को लेकर के उज्ज्वला योजना की अगर हम बात कहें तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत में महिलाओं को और ज्यादा सहूलियत देने की दिशा में महिला उद्यमी जो है वो केंद्र सरकार के बजट में उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लखपति दीदी 3 करोड़ जो है वो लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसके लिए काम किया जा रहा है। और उसी तरह से जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश में ये प्रयत्न किया है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो है वो महिला है, दिल्ली प्रदेश की हाल ही में मुख्यमंत्री जो बनी वो भी महिला है, केंद्र की फाइनेंस मिनिस्टर वो महिला है,
केंद्र में मंत्रिमंडल में महिलाओं को स्थान दिया गया है, अभिमान दिया गया है। और उसी तरह से मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, उस वक्त हमने प्रयत्न किया, गृहिणी सुविधा योजना शुरू की महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए अगर आबादी का आधा हिस्सा है तो किराया भी बसों में आधा लिया जाएगा, ये भी तय किया हमने। और उसी तरह से जिस दिन बेटी, गरीब परिवार की बेटी की शादी होगी, उसके उनके लिए शगुन योजना हमने शुरू की। और उसी तरह से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिलाओं को आगे लाने के लिए 35% तक जो है वो अनुदान देने का उसमें प्रावधान किया, अगर महिलाएं उसमें आगे आएंगी। तो ऐसे प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महिलाओं को, मातृशक्ति को आगे बढ़ने के लिए आग्रह करूंगा। और विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय भी है। सर, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि मेरा मंत्रालय है, मंदिर के लिए जो बीजेपी बार बार कह रही है कि फंड दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी भी अगर नैतिकता अगर उनमें है, अगर उनको पूछे बिना ये नोटिफिकेशन की है, नोटिफिकेशन तो हुई है, इस बात को उनको मानना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन हुए तो उसके बाद उप मुख्यमंत्री जी, उनके पास जो महकमा है वो कैसे मना कर सकते हैं। और शायद मुझे लगता है कि जानबूझ करके ये योजना चल रही है। बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो उनके विभाग से संबंधित हो रहे हैं। बसों में फ्रेट का मामला उनके विभाग से संबंधित है। और अभी उसके बाद जो है ये मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेने की बात है, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की है। क्या वो हिमाचल प्रदेश सरकार का हिस्सा नहीं? अगर हिस्सा नहीं मानते हैं तो नैतिकता के आधार पर उनको त्याग पत्र देना चाहिए। और जो बातें वो कह रहे हैं, हमने सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए, विभाग को चलाने के लिए मंदिर से कभी पैसा नहीं लिया। अगर मंदिर से पैसा लिया है तो गौ सदन में जो का संचालन जो मंदिर ट्रस्ट करते थे उसमें अगर उन्होंने खर्च किया तो मैं समझता हूं कि कोई भी विरोध नहीं किया। गाय को हम मां बोलते हैं, सनातन के अंतर्गत, सनातन धर्म में हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उसमें गाय की सेवा करना, मां की सेवा करना एक बराबर है। उस दृष्टि से अगर वहां पर उस पैसे को खर्च किया तो मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं है। और हमने तो लिमिट लगाई थी उसमें 15% से तक ही खर्च करें। इससे ज्यादा खर्च करने के लिए हमने कहा इससे ज्यादा नहीं खर्च करने की आवश्यकता, क्योंकि मंदिर और ट्रस्ट के अपने काम भी हैं, अपनी उनकी बहुत सारे एक्टिविटीज रहती हैं। लेकिन यहां तो जो 500 करोड़ के लगभग जो मंदिर ट्रस्ट में पैसा है, सारा का सारा पैसा सरकार के खजाने में जमा करने के लिए कह रहे हैं। और उसके बावजूद भी क्लैरिफिकेशन देने की इस प्रकार से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और उप मुख्यमंत्री की स्थिति तो बहुत हास्यास्पद बनी है। उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता है, उनके महकमे से संबंधित नोटिफिकेशन कर दिया और उन्हें मालूम भी नहीं। और उसके बाद फिर वो कहते फिरते हैं कि ये होगा नहीं। पिछली बार विधानसभा के सत्र के दौरान मैंने कहा था धर्मशाला में कि आपकी नजर मंदिर में जो पैसा है, श्रद्धालुओं का चढ़ावा है, उस पर है। आपकी नजर मंदिर में सोना चांदी है। आज मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं, आने वाले समय में बात वहां तक पहुंचेगी। तो उस वक्त कहा कि कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। अब तो हाथ डाल दिया आपने। आपके ना करने से क्या होता है? नोटिफिकेशन तो अभी तक जो है वो गवर्नमेंट की हुई है और वो तो अभी तक स्टैंड करती है। नोटिफिकेशन अगर विड्रॉ की होती तो समझ में बात आती। अगर नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने ये फैसला किया होता कि हम नहीं करेंगे तो भी बात समझ में आती है। लेकिन फैसला तो सरकार ने लेकर के रखा हुआ है। आपके मना करने से कुछ नहीं होने वाला। और सही मायने में इस बात को कहूं मैं, अगर जरा भी नैतिकता है, आपके विभाग से संबंधित नोटिफिकेशन आपकी जानकारी के बिना की है, आपको तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र देना चाहिए। सर, इसके अलावा विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने वाला है, क्या मुद्दे वहाँ ये भी रहने वाले हैं? देखिए, विधानसभा का बजट सत्र है और अब की बार ये सत्र बहुत छोटा कर दिया है। और मैं समझता हूं कि जितने मुद्दे हैं उनको चर्चा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 दिन से ज्यादा समय, 4 दिन का समय लगभग जो है राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा पे चला जाता है। बजट प्रस्तुत होगा, 4 दिन का विषय चर्चा जो है बजट पर होगी। आधे से ज्यादा बजट का समय जो है वो सत्र का समय इसी में निकल गया। इसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे हैं,
आज हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है उस पर चर्चा, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, शिक्षा की विभाग की स्थिति क्या है, और हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन जिस कदर बढ़ा है, उन सारे मुद्दों को लेकर के बात करनी है। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन को पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पा रही है, और हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो पैसा सारा का सारा पैसा, योजनाओं का पैसा, वो पैसा डाइवर्ट करके जो है सैलरी और पेंशन में दिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से जो है वो उनको सैलरी नहीं मिली है। जो पेंशन जिनको मिलती है वृद्धावस्था जो ओल्ड एज पेंशन जो मिलती है, वो पेंशन जो है ओल्ड एज पेंशन जो है वो वृद्धावस्था की जो वो पिछले लगभग 6 महीने से मिल नहीं पा रही है। हैंडीकैप्ड हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो ये तो स्थिति हिमाचल प्रदेश में, इसलिए मुद्दे बहुत सारे हैं, और खासतौर से बहुत बड़ा मुद्दा तो चिट्टा का मुद्दा है, नशे का प्रचलन जो बढ़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का है। इन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं, और इसलिए जानबूझ करके सत्तर छोटा करना ताकि हम चर्चा न कर सके, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि राम मंदिर को 20 लाख रुपए दिए गए हैं। देखिए, ये बात जो है इनकी प्रवृत्ति से जाहिर हो रही है कि ये सनातन का किस कदर विरोध करते हैं। अगर पूरे देश भर में सनातन को मजबूत करने के लिए 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के पश्चात राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, छोटा छोटा योगदान पूरे देश भर में, देश ही नहीं पूरी दुनिया भर से जो सनातन में श्रद्धा रखते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन लोगों ने अपना निजी रूप से भी दिया। और पूरे देश भर में दुनिया भर से जो मंदिर हैं, जो मंदिर में थोड़ा पैसा है, वो पैसा भी, उस पैसे में से भी कुछ अंश उनने मंदिर निर्माण, राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया। अगर हिमाचल प्रदेश से भी जो हमारे सरकारी मंदिर हैं, चाहे वो सरकारी नहीं भी हैं, निजी मंदिर भी हैं, और अलग तरह से जो देवताओं के अपने मंदिर हैं, वहां से अगर राम मंदिर के निर्माण के लिए अगर पैसा दिया, तो मैं समझता हूं कोई गलत काम नहीं हुआ। सनातन के मजबूत करने के लिए अगर वो पैसा इस्तेमाल हुआ है, तो मैं समझता हूं कि बहुत पुण्य का कार्य वो भी हुआ है। उस पर टिप्पणी करना, उस पर बात करना, ये सीधी सी बात है। ये मानसिकता को दर्शाता है कि उप मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं, वो सनातन को मजबूत होता देखना नहीं चाहते हैं। सनातन को अगर पैसा मंदिर ट्रस्ट से अगर दिया भी गया है, मंदिरों से दिया भी गया है, मैं समझता हूं कि वो मंदिर निर्माण के उपयोग में वहां पर हुआ है, और ये इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो उप मुख्यमंत्री ने दिया है। ये सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी अभी हिमाचल दौरे पे थे, क्या कुछ सौगात मिली है? मैं आदरणीय नड्डा जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। उनका 2 दिवसीय दौरा बिलासपुर का जो रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में सुविधाएं और बेहतर हों, उस दृष्टि से उनने बहुत सारी एक्टिविटीज की शुरुआत वहां पर की, और जिसमें जन औषधि की जो फार्मेसी है उसकी शुरुआत भी की, और उसी तरह से वहां पर अमृत फार्मेसी की भी शुरुआत की है। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे वहां पर जो एक बड़ी देन के रूप में उनका रहा, वो ये रहा जो पेट स्कैन जो है उसकी सुविधा अब हिमाचल प्रदेश में मिलेगी और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर में मिलेगी, इसकी शुरुआत उन्होंने की है। और उसी तरह से पेट स्कैन के साथ स्पेक्ट सिटी जो है उसकी भी शुरुआत की है। ये 2 बड़ी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मानी जाएंगी, और ये इसके लिए अदरवाइज हिमाचल प्रदेश से बाहर हमको जाना पड़ता था, पीजीआई जाना पड़ता था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली जाना पड़ता था। और उसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी हुआ, जो वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है
रीजनल लेवल की जो है यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर में खोली गई, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। और उसी के साथ साथ में एक विश्राम सदन वहां पर जो बहुत लंबे समय से जो मांग चल रही थी वहां पर होना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आते हैं, उनके लिए वहां पर सुविधा होनी चाहिए रहने की, और उस दृष्टि से उसका भी शिलान्यास किया। ये महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय नड्डा जी के 2 दिवस के दौरे के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर के माध्यम से देने का जो उन्होंने प्रयास किया है, जो उसके लिए मैं वो उनका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए बतौर मंत्री उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर करने की दृष्टि से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।